नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कोविड ओपीडी में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब थर्ड वेव का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है और इससे कैसे बचा जाए, सरकार ने तैयारियां क्या अभी से इसके लिए शुरू कर दी हैं। ऐसे में हमें भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये हिदायत दे रहे हैं कि अभी हमें पर्यटन स्थलों में जाने से बचना है। अगले 100 से 125 दिन हम सबके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। ऐसे में अलर्ट रहना, हम सबकी जन भागीदारी बेहद जरूरी हो जाती है। और डॉक्टर्स का विशेष पैनल अब से कुछ ही देर में हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहां पर मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोरोना का संकट अभी भी हमारे सर से टला नहीं है। भले ही सेकेंड वेव लगातार कमजोर हो रही हो, लेकिन थर्ड वेव ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे अगर बात की जाए देशों की, तो जहां पर फिफ्थ वेव भी आ चुकी है। और ऐसे में आपको ये समझ लेना है कि कोरोना आने वाले दिनों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला है और इसीलिए हमें अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत है। खास तौर पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील करते हैं, हमें इसका भी ख्याल रखना है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि देखिए आने वाले 100 दिन 125 दिन बेहद अहम है, क्योंकि इसी बीच माना यह जा रहा है कि थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा होगा। हालांकि सरकार ने यह तय किया है कि दिसंबर से पहले देश की लगभग पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, लेकिन चुनौतियां अभी भी बढ़ी हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट की ओर से कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर है। बच्चों पर खतरा इसीलिए है क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन मार्केट में आई नहीं है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों के लिए हो रहा है और माना यह जा रहा है कि सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी, हमें बचना होगा। हम वैक्सीनेट हो भी गए हों, आप वैक्सीनेट हो भी गए हों, लेकिन आपको ये समझना है इससे कोरोना का खतरा नहीं टलने वाला है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको उतनी ही सतर्कता बरतनी है। थोड़ी सी ढिलाई हम सबके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और जगह जगह से देखिए, जब अनलॉक की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तस्वीरें आनी भी शुरू हो चुकी हैं और वो तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि अब लोग लापरवाह हो चुके हैं। लोग शायद इस बात को भुला बैठे हैं कि कोरोना अभी भी आने वाला है, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, देश अभी इस संकट से उबरा नहीं है। ऐसे में हम बार बार आपसे अपील यही करते हैं, ITV नेटवर्क आपसे यही अपील करता है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले, जरूरी एहतियात जरूर बरतें। और देखिए बाकायदा एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद होगा, जिनसे हम तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। डॉक्टर परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शशांक और डॉक्टर उत्कर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर परवेज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि थर्ड वेव का संकट गहराता जा रहा है और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले 100 दिन बेहद खास हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी बीच थर्ड वेव नॉक करना शुरू कर देगा। कैसे देखते हैं इसे आप? माफ कीजिएगा डॉक्टर उत्कर्ष, ये सवाल मेरा आपसे है। देखिए, आवाज सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। देखिए, कोविड की जो वेव है, अभी सेकेंड वेव अभी कुछ समय ही हुआ है जब वो पास हुई है और कई रिपोर्ट के हिसाब से अभी वो पूरी तरह थमी भी नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने जो एहतियात बरतनी चाहिए पब्लिक को ताकि ये कोविड की थर्ड वेव ना आ पाए, वो कहीं ना कहीं समाज में थोड़ी सी मिसिंग होती चली जा रही है। तो हमें एहतियात के तौर पे जितने भी प्रिकॉशंस हैं कोविड से बचने के लिए, वो हमें लेते रहने चाहिए। जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि हम अपने बाकी काम जरूर करते रहें, अपने वैक्सीनेशन को सबसे पहले शुरू खत्म करवाएं, सेकेंड डोज तक लें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और थर्ड वेव से हम उस तरह से बच सकते हैं। अब डॉक्टर उत्कर्ष, खास तौर पर रूरल एरियाज में पहुंच बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि भले हम वैक्सीनेशन की बातें करते हो, लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं, पहली बात तो सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने उन तमाम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना। जो अफवाहें वैक्सीनेशन को लेकर फैली हैं, उसे उनके मन से इस भ्रम को दूर करना बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पवन, अगर हम छोटे शहरों की बात करें, थर्ड वेव से निपटने के लिए कितनी तैयारी है? क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा है हमारे देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहद चरमराई हुई हैं और ऐसे में थर्ड वेव से निपटने के लिए, चूंकि एक्सपर्ट भी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि थर्ड वेव आने में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है, ऐसे में क्या तैयारी खास तौर पर अगर मैं स्मॉल सिटीज की बात करूं वहां पर की गई है? देखिए,
थर्ड वेव जो है वो इम्पेंडिंग जरूर है, परंतु जहाँ तक मेरा मानना है कि थर्ड वेव, चूंकि सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो गया था और वैक्सीनेशन भी लगभग हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोगों का हो गया है, तो थर्ड वेव मुझे नहीं लगता कि इतनी गंभीर थर्ड वेव आने वाली है। परंतु फिर भी हम सेकेंड वेव से सबक लेते हुए हमने अपने छोटे शहरों में भी अपनी पूरी तैयारी आईसीयू की मेंटेनेंस और ऑक्सीजन के लिए अपनी प्रिपरेशन करना, हमने बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगा दिए हैं। स्टाफ की ट्रेनिंग हम रेगुलरली कर रहे हैं और सेकेंड वेव में हमारा स्टाफ बहुत हद तक कोविड से निपटने में और आईसीयू केयर देने में अच्छी तरह से ट्रेन हो ही गया है। उसके अलावा जहां तक मेडिसिन की बात है, तो कोविड में जितनी भी जरूरी मेडिसिन है हमारे पास छोटे शहरों में सभी मेडिसिन का पूरा स्टॉक है और अब हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स को और ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को हम यूटिलाइज कर रहे हैं छोटे शहरों में रहते हुए भी, कि हमारे किसी भी मरीज को अब कोई बेड की शॉर्टेज ना हो, आईसीयू केयर की शॉर्टेज ना हो। और हम अपने स्टाफ को भी प्रेप अप कर रहे हैं। हमने अपने लगभग सभी स्टाफ को वैक्सीनेट करा दिया है और रेवाड़ी शहर में, मैं आईएमए प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हमने अपने पूरे रेवाड़ी शहर के सभी डॉक्टर्स को और पूरे हेल्थ केयर स्टाफ को हमने वैक्सीनेट करा दिया है, जिससे कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने मरीजों की सेवा कर सके। और जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है, तो मुझे लगता है कि हम सेकेंड वेव से सबक लेते हुए हमने अपनी तैयारियों को काफी हद तक इंटेंसिफाई भी कर दिया है और स्ट्रेंथन भी कर दिया है। तो अब हम किसी भी तरह की थर्ड वेव या फोर्थ वेव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है डॉक्टर उत्कर्ष, क्या ये माना जाए कि खास तौर पर अगर आप छोटे शहरों की बात करें तो जहां वो मेडिकल की बुनियादी जरूरतें हैं वो क्या वहां पर पूरी हैं, या जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए मेडिकल को लेकर, जो हॉस्पिटल्स वहां पर होने चाहिए, थर्ड वेव का संकट हमारे सर मंडरा रहा है, ऐसे में क्या छोटे, अगर हम शहरों की बात करें, जो फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध है वो पर्याप्त हैं थर्ड वेव से निपटने के लिए? देखिए, जब फर्स्ट वेव आई थी और जब सेकेंड वेव आई थी, ये बात सच है कि जो छोटे शहर हैं उन पे तैयारी कम थी, लेकिन अब जब थर्ड वेव की हम संभावना रख रहे हैं, हमारी सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव से जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें आगे थर्ड या फोर्थ वेव में लड़ने में बहुत मदद करेंगे। हमने सेकेंड वेव में बहुत कुछ सीखा, सभी डॉक्टर्स ने, सभी हॉस्पिटल्स ने अपने आप को रिवैम्प किया, अपनी इंटेंसिव केयर और क्रिटिकल केयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया। जैसे डॉक्टर पवन ने बताया कि अब हमने मेडिसिन अवेलेबिलिटी, मैन पावर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत काम किया है। और आई थिंक ये सिर्फ रेवाड़ी या किसी एक शहर की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है। हमने उस एक्सपीरियंस से, उस डेवलपमेंट से हमने अपने आप को इतना दृढ़ली प्रिपेयर किया है कि हाँ, अब हमें कॉन्फिडेंस है कि कोई भी थर्ड या फोर्थ वेव आती है तो हम उससे लड़ पाएंगे। ठीक है डॉक्टर पवन, कोविड के समय में हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल थे उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। अब जो मरीज आते थे उनके साथ बहुत ही सकारात्मक व्यवहार हमें भी देखने के लिए मिला। तो कोविड के समय में गंभीर रोगियों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, चाहेंगे कि आप साझा करें? गंभीर रोगी में रोगी के साथ साथ उसके परिवार को सहारा देना बहुत जरूरी होता है। और जहाँ तक छोटे शहरों के अस्पतालों की बात है, तो छोटे शहर के जितने भी अस्पताल हैं वो मैकेनाइज्ड रूप से नहीं चलते, वो पर्सनलाइज्ड केयर देते हैं। व्यक्ति को अच्छे से जो पर्सनलाइज्ड केयर मिलती है, 1-to-1 डॉक्टर से उनका इंटरेक्शन बेटर होता है। हमारा जो स्टाफ है वो भी लोकल है, तो वो भी अपने मरीज से कनेक्टेड फील करता है। तो हम बड़े अस्पतालों के कंपैरिजन में अपने मरीज को ज्यादा बेहतर मानसिक संतुलन, ज्यादा बेहतर मानसिक जो है उनको सपोर्ट दे सकते हैं। तो छोटे अस्पताल, चाहे कहने को हमारे अस्पताल छोटे हैं, परंतु हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है। हमारे पास लगभग वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि बड़े अस्पतालों में जरूरत होती है और हैं उनके पास। और हमारा ट्रेनिंग, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो जरूर हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट हमने हेल्थ केयर स्टाफ को भी सेकेंड वेव के बाद काफी हद तक प्रेप अप कर लिया है। और अब हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी नर्सेज हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर पवन, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच एक हेल्दी वातावरण हो ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर करे, ताकि वो कनेक्टेड अपने आप को डॉक्टर से फील कर सके। डॉक्टर उत्कर्ष,
हमने देखा है कि कोविड जब लोगों को होता है अलग सिम्टम्स होते हैं, पोस्ट कोविड की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। आप इन दोनों में क्या अंतर समझते हैं? मैं चाहूंगी आप सिलसिलेवार तरीके से दोनों के सिम्टम्स बताएं। देखिए, कोविड ने अपने आप को जिस तरह से सेकेंड वेव में प्रेजेंट किया था, वो फर्स्ट वेव से थोड़ा सा डिफरेंट भी था। और किस तरह से वो म्यूटेट करेगा और थर्ड वेव में फिर नए वायरस आएंगे या फिर जैसे वो प्रेजेंट करेगा वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन सेकेंड वेव में हमने जनरली मरीज को जब वो हॉस्पिटल आए हैं तो जनरली क्रिटिकल स्टेज में आए। कई मरीज उस सिचुएशन में हॉस्पिटल पहुंचे हैं जब उनकी सैचुरेशन 70% या 80% पे पहुंच चुकी है। वैसे देखा जाए कोविड के कई सिम्टम्स हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, सर में दर्द, एनोस्मिया जिसको हम मेडिकल भाषा एनोस्मिया कहते हैं, सांस का सुगंध का पता न चलना, इस तरह के कई तरह के सिम्टम्स मरीज में होते हैं। लेकिन सेकेंड वेव में हमने ये कॉमनली देखा है कि मरीज ऑक्सीजन के अभाव से हॉस्पिटल तक पहुंचता है और जिसकी वजह से ही मरीज की दिक्कतें शुरू होती है। शरीर में बाकी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म शुरू होते हैं और मरीज को दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। ये जो कोविड है ये सेकेंड वेव में लंग्स को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। कई लोगों के जो लंग्स हैं वो 80% तक डैमेज हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो कॉमन सिम्टम्स जो कोविड में दिखाई देते हैं वो बुखार, खांसी और जुकाम के होते हैं। और आगे चल के ये वायरस किस तरीके से प्रेजेंट करेगा ये हमें मेडिकल साइंस को आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमने देखा भी है डॉक्टर उत्कर्ष, लोग सालों साल जूझने के लिए मजबूर हो गए हैं पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से। डॉक्टर पवन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मान लीजिए अगर कोई आम आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और हमने देखा है कि कोविड के समय में ऐसे पेशेंट्स की कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि देख रेख के लिए डॉक्टर्स कम पड़ गए हैं जो है वो कोविड पेशेंट्स का उपचार कर रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? बेसिकली जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनके लिए रेवाड़ी में हमने बहुत अच्छा एक कोविड नेटवर्क तैयार किया था और हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि उन्होंने एक कोविड हॉस्पिटल का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जिसमें कि हम नेटवर्क पे हम ऑनलाइन हम बेड पोजीशन बताते थे कि बेड पोजीशन हमारे पास क्या है, ऑनलाइन हम बताते थे कि हमारे पास क्या फैसिलिटीज हैं। तो इस तरह से हमने अपना पूरा सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट रखा और ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमारे मरीजों को बहुत कम तकलीफ हुई। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि रेवाड़ी जैसे छोटे शहर में भी हमने गुड़गांव से और दिल्ली से भी बहुत सारे मरीजों को ठीक किया। और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि कोविड के लिए हमारे पास तैयार थे जिनको परमिशन मिली थी, उनमें से हमारे पास अराउंड 30 से 40% मरीज रेवाड़ी से बाहर का मरीज था और दूर दूर से पेशेंट हमारे पास आए, जयपुर तक से हमारे पास पेशेंट आए और उनको हमने बहुत अच्छी मेडिकल केयर दी और उनमें से हमारे लगभग 90% के करीब मरीज हमारे वहाँ से रेवाड़ी से बच के गए। तो ये रेवाड़ी के लिए बहुत क्रेडिटेबल सी बात थी और मुझे IMA प्रेसिडेंट होने के नाते अपने रेवाड़ी के डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है, उन पर गर्व है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। बिल्कुल डॉक्टर पवन, और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगी रेवाड़ी IMA के लिए कि वहां पर ज्यादातर जो मरीज कोरोना के आए थे ठीक होकर अपने घर गए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन, डॉक्टर उत्कर्ष हमारे साथ इस पूरी बातचीत में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से ITV नेटवर्क की दर्शकों से अपीलें, देखिए अभी भी थर्ड वेव का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, इसीलिए जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले, कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। बहरहाल वक्त एक छोटी सी, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोविड OPD का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परवेज, इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर परवेज, सुनने में आया है कि UCH छोटे शहरों में ICU या कहें क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना कर रहा है, आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं या कहूँ कि छोटे शहरों में इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए। एक्चुअली उजाला सिग्नल्स का जो कंसेप्ट है वो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज का है। जब भी हम टायर 2 और टायर 3 सिटी की बात करते हैं तो आप वहां देखेंगे कि मेडिकल सर्विसेज उतनी ऑप्टिमल नहीं होती, आपको सारी सर्विसेज एक ही छत के नीचे नहीं मिलती। ऑलरेडी हम इन टायर 2 टायर 3 सिटीज में क्रिटिकल केयर के यूनिट चला रहे हैं जहां पे हम क्रोनिक पेशेंट्स, क्रोनिक इलनेस पेशेंट्स, वेंटिलेटेड पेशेंट्स, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है वहां पे। और बात करें जिस शहर में मैं अभी क्रिटिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करनाल में, वहाँ 2013 में मैं जब शुरू किया था तो क्रिटिकल केयर का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था, वो एक नया कंसेप्ट था और आज हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे।
और अब हमारा जो वी वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल, तो हम और इस अपने क्रिटिकल केयर के सिस्टम को और एडवांस लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मोर ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ और मोर कंट्रोल ऑन इन्फेक्शन. मतलब वी विल हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड वी विल हैव हाई एंड इक्विपमेंट to go to second level of intensive care. And this is very important. At least we should have some high quality equipments for the medical. साथ ही अगर हम बात करें, डॉक्टर आबिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. छोटे शहरों की खास तौर पर डॉक्टर आबिद बात करें कि क्रिटिकल केयर यूनिट पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए गए और स्वास्थ्य परिदृश्य में जो बदलाव आया है उसे आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली जो छोटे शहरों में उजाला सिग्नस से स्टेप लिया है क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज अपग्रेड करने के लिए या एस्टेब्लिश करने के लिए, तो एक ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है उजाला सिग्नस ने, जैसे कि हमने टियर 2 सिटीज में जो ट्रेन्ड स्टाफ आईसीयू में इंट्रोड्यूस किया है, मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज लाइक कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अंडर वन रूफ, ट्रॉमा केयर और आईसीयू की इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की बेटर एक उसके ये बनाए हैं हमने, प्रोटोकॉल्स बनाए हैं. और उसके साथ साथ वी हैव डन एन एक्सटेंसिव जो हमने इसमें मेहनत की है, जो जिस हिसाब से हमने मशीन जो ट्रेन स्टाफ के साथ साथ जो हमने मशीन को अपग्रेड किया है. तो ओवरऑल अगर हम देखें कि टायर 2 सिटीज में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट मच ऑफ लेवल ऑफ केयर, जिससे हम 90 to 99% ऑफ जो पेशेंट्स पहले मिस हो जाते थे, जो रेफर करने पड़ते थे, जैसे कोई पेशेंट आ गया, ट्रॉमा पेशेंट आ गया, या कोई गैस्ट्रो का एक्सट्रीम केस लाइक पेनक्रेटाइटिस आ गया, सीवियर कोई ऐसा कार्डियोलॉजी केस आ गया, या कोई इन्फेक्शन का सीवियर केस आ गया, जो पहले आपको रेफर करने पड़ते थे. उस वजह से क्या होता था, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का बर्डन बढ़ जाता था और जो हॉस्पिटल्स थे मेट्रोपॉलिटन में उनका बर्डन बढ़ जाता था. इन जो हमने जो आईसीयू केयर फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करी है, 90% पेशेंट्स अब वी आर रिटेनिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी that we are treating them very well. And we have many number of stories where we got patients जिनका ना पल्स आ रहा था, ना बीपी आ रहा था. We resuscitated them, we did a ये CPR किया हमने, and then many of these patients went home by walking of their own. So I would say we have done a lot of things by training our staff, by upgrading our manpower, by upgrading our facilities, by upgrading our machines, and by upgrading our all of these skills to जो भी हमने टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो एस्टेब्लिश किया है, इस सब को एक प्रेजेंट करने के लिए, एक मॉडल बनाने के लिए, that we can do these things and we can help a people, we can help many large number of people in large number of ways by जो उनका जो मेंटल वो रहता था कि then they have to travel to the different place, then they have to do वहाँ पे उनका जो वो रहता था कि यार क्या करें आगे जाके. then we are बिल्कुल डॉक्टर आबिद, तो ये बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट उन्हें सारी चीजें एक ही जगह पर अब मुहैया करा दी जा रही है, एक ही हॉस्पिटल के तले उन्हें सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं. डॉक्टर परवेज, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि खास तौर पर जो छोटे शहर हैं वहां पर जो हाई या क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनके केयर के लिए क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने होते हैं? मैम एक्चुअली अगर छोटे शहर की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज छोटे शहर में कोई सेटअप चलाने के लिए मैन पावर ही होता है. क्योंकि यू हैव टू कन्विंस अ डॉक्टर वेदर दैट बिलोंग्स टू एनी स्पेशलिटी लाइक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, neurosurgery. You have to convince the person that you are going to shift from a metropolitan city to a tier 2 or tier 3 city. This is the biggest challenge. Secondly, you will not get trained nursing staff, trained other trained staff there in the tier 2, tier 3 city. तो आपको खुद ही उनको ट्रेन करके एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना पड़ता है. क्योंकि यू कैन बाई मशीन्स बाई करने में आप पैसा दे सकते हैं, पर एक ट्रेन्ड स्टाफ और ट्रेन्ड डॉक्टर आप इस सिटी में लाना इज अ बिगेस्ट चैलेंज. तो सिग्नस का ये जो पहल है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में वन रूफ के अंडर हम सारे सुपर स्पेशलिस्ट को
लेके आते हैं, फिर वहां जाके हम अपनी नर्सेज को, अपने हाउस कीपिंग को और अपने बाकी स्टाफ को ट्रेन करके वहां यूटिलाइज करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग इन टायर 2 टायर 3 सिटीज। इवन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ट्रेन करने के बाद जितने भी हमारे स्टाफ होते हैं, जितने हाउस कीपिंग होते हैं, जितने लैब स्टाफ होते हैं, रेडियोलॉजी स्टाफ होते हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इट एक्ट्स एज ए ट्रेनिंग सेंटर। मैं तो करनाल का या बाकी शहरों का जितने भी हमारी यूनिट है उनको रादर देन हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग सेंटर समझता हूँ कि हमने ट्रेन करके उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में, अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टाफ बहुत लेवल्स पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर परवेज, और एटलीस्ट बेसिक ट्रीटमेंट सभी को पता होना चाहिए। डॉक्टर आबिद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आबिद, खास तौर पर हमने कोरोना काल में देखा है कि अपने ही दूरी बरतने लगते हैं, तो ऐसे में किस तरह से पेशेंट के साथ व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है इस वक्त सबसे ज्यादा हमें एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। आप फिजिकली दूरी जरूर बना लें, लेकिन मुझे लगता है कि मेंटली तौर पर हमें साथ जरूर देना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ट्रीटमेंट का, किसी भी पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप का। मैं इस चीज में ऐड करना चाहूंगा, वी एज ए डॉक्टर्स, वी एज ए स्टाफ एट आवर हॉस्पिटल नॉट ओनली ट्रीट पेशेंट्स। हम खाली दवाइयों से ट्रीट नहीं करते, हम खाली उनका वाइटल असेसमेंट नहीं लेते, हम उनका प्रॉपर एक साइकेट्रिक असेसमेंट लेते हैं, उनसे कंफर्टेबली बात करते हैं। we take note of all of their problems, चाहे वो उनकी घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, एंड वी ऑल वांट टू नो कि व्हाट इज बॉदरिंग देम। देखो, एक चीज होता है, जब तक आप एक प्रॉपरली काउंसल नहीं करोगे पेशेंट को कि यार यू आर गोना बी ऑल राइट, आप कोई दिक्कत नहीं, इफ नो वन इज विद यू वी आर विद यू, हम आपके अटेंडेंट हैं, हम आपके भाई है, until and unless he will always be having some sort of troubles, वो एक अनईजी फील करेगा। तो आई थिंक ये जो चीजें हमने ऐड की है, एंड दीज थिंग्स दे ऐड टू द गुड क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज में, ये एक जो एडिशनल होता है, ये इसमें एक पेशेंट हीलिंग और पेशेंट ट्रीटिंग कैपेबिलिटीज में बहुत हेल्प करता है। एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स जो पेशेंट को बॉदर करते रहती है, बीमारी के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती है, बट वी ट्राई टू डील विद देम ऑल एंड वी ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज वी कैन। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि जो भी पेशेंट हो उन्हें एक हेल्दी एनवायरनमेंट मुहैया कराया जाए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड के चलते या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी उन्हें समस्याएं होती हैं। ऐसे में परिवार का सहयोग बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर परवेज, माना ये जा रहा है कि थर्ड वेव का खतरा लगातार नॉक कर रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि थर्ड वेव ने ऑलरेडी दस्तक दे भी चुकी है, थर्ड वेव आ चुकी है। ऐसे में किस तरीके से हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए? मैम, आपके माध्यम से मैं सारे देखने वालों को यही मैसेज दूंगा कि मैं तो ये भी नहीं बोलता कि सेकंड वेव कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। अब अभी भी देख रहे हैं, अभी भी पेशेंट्स आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। No doubt कि numbers have drastically came down, but if we see in UK right now, UK में कितने केसेस आ रहे हैं, फुल फ्लोन थर्ड वेव शुरू हो चुकी है, और उसमें ये भी देखने को मिला है जो पेशेंट्स वैक्सीनेटेड है, दे आर आल्सो गेटिंग एडमिटेड। मतलब वैक्सीन का भी प्रिवेंशन का कितना रोल है, कितने वैक्सीनेटेड पीपल उससे प्रिवेंट हो रहे हैं, उनकी सीवियरिटी क्या है, वो आगे जाके डाटा आएगा। मेरा तो यही मानना है कि थर्ड वेव आने वाली है, उसमें हमारा जो मेनली योगदान जो लोगों की तरफ से हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से जितने लोगों को प्रोटेक्शन मिलते हैं, तो अपने आप को कंप्लीटली वैक्सीनेट कराए, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम कभी ना भूले। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, शादियों में जाते हैं, हम पार्टीज में जाते हैं, घूमने जाते हैं, जितना भी हम गैदरिंग्स अवॉइड कर सकते हैं उन गैदरिंग्स को अवॉइड करें। अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो अपने आप को मास्क से ढके रहें, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करें। जो प्रिकॉशंस हम पिछले डेढ़ 2 साल से हम सुन ही रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट इज मैंडेटरी एंड दिस शुड बी। और कहीं ना कहीं डॉक्टर परवेज, हमने देखा भी है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भुला चुके हैं, लोग न्यू नॉर्मल्स अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसमें ये बता सकते हैं कि कोविड ने सब लोगों को बहुत अलग अलग तरीकों से हानि पहुंचाई है। कोविड ने न खाली के मरीजों को फीवर दिया, उनको एडमिट कराया, लोगों की जान चली गई,
लोगों को फाइनेंशियली भी बहुत लॉस हुए। लोगों के जो छोटे छोटे काम थे, जो गाड़ी चलाते थे, जिनके छोटे दुकान हुआ करते थे, जिनके बिजनेस थे, इवन जिनके बड़े बिजनेस भी थे, हम देखते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उनको बाहर निकलना है, उनको अपनी डेली अर्निंग्स भी करनी है, उसमें उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करना है। इट इज अ चैलेंजिंग जॉब, इट इज अ कंजॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, डॉक्टर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका ये रोल है कि लोगों को दोनों चीजें साथ में पैरेलल चलानी पड़ेंगी। वी कैन नॉट लॉक डाउन इट फॉर कंप्लीट, वी कैन नॉट सिट एट होम फॉर कंप्लीट। सो इट इज अ बिग चैलेंज फॉर ऑल द वर्ल्ड। सारी ह्यूमैनिटी के ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए भी चैलेंज है एज अ डॉक्टर, पर लोगों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद और डॉक्टर परवेज हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री भी आपको बार बार चेता रहे हैं, सतर्कता बेहद जरूरी है। कई ऐसे देश हमारे सामने एग्जाम्पल है जहां पर थर्ड वेव ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है और इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।